जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहांज़ेब खान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। नाज़रीन, ये जो वीडियो अब मैं बना रहा हूं, मैं इसे कोशिश करूंगा कि ये सबसे ज़्यादा शॉर्ट रहे, बहुत प्रिसाइज़ रहे, बहुत शॉर्ट रहे। लेकिन उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ घंटों में पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए हैं जिनमें इदारों का टकराव हुआ है, जिनमें इदारों के बीच में तसादुम बना है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे भी किसी भी वीलॉग से या किसी भी तरह की एक्टिविटी से इदारों के बीच में तसादुम मज़ीद बढ़े। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये प्रिसाइस रहे। से कुछ घंटे पहले इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर हामिद मीर साहब की एक धुआंधार तकरीर हुई, जिससे बहुत ही दिलखराश जो है वाक़यात ने जन्म लिया। इदारों के बीच में तसादुम की बातें हुई, इदारों के बीच में तसादुम के अलावा डिसएंगेजमेंट की भी बातें हुई। और मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की कोई बात हो, लेकिन चूँकि बातें सीरियस थी, सीरियस नोट पे थी, दिल खराश थी, इसलिए उनका जवाब देना ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि आप लोगों ने ये वीडियो बार बार देख ली होंगी अब तक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, बट मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से पहले आप इस वीडियो को एक दफ़ा दोबारा देखिएगा। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ किसी भी टीवी चैनल पर लाइव डिबेट कर लें। मैं साबित करूंगा कि आप पाकिस्तान में बैठकर आप इजराइल के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप इंडिया के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप अमेरिका के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, आप पाकिस्तान को दिया, आप सौदेबाजी करते हैं, पाकिस्तान की साफ़ी नहीं करते। तो सबूत के साथ बात करें, हम भी सबूत के साथ आएंगे। हिम्मत है तो लाइव डिबेट कर लें मेरे साथ। जी हामिद मीर साहब, नामालूम अफराद को आप अपने पास बुलाकर 1 to 1 उनके साथ बात क्या करेंगे? मैं ही आपके साथ फ़िलहाल थोड़ा सा बात कर लेता हूं इस हवाले से, और अगर आप मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे बुलाएंगे तो मैं उस पर भी आपके साथ हाज़िर होऊंगा और इस पर आपके साथ डिबेट भी करने को तैयार हूँ। लेकिन अब फ़िलहाल शॉर्टली मैं आपकी बातों का जवाब देता हूँ कि हामिद मीर साहब, जिन नामालूम अफराद के ऊपर आप इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिन नामालूम अफराद के ऊपर आप इतने संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, आपके करियर को बनाने में इन्हीं नामालूम अफराद का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये भूल रहे हैं कि इन्हीं नामालूम अफराद के साथ ट्रैवल करके आपने कई स्टोरीज़ रिवील की हैं। इन्हीं नामालूम अफराद की वजह से आपको कई स्टोरीज़ मिली हैं, कई लीड्स मिली हैं। आपका नाम द ब्रेकर के तौर पे, द न्यूज़ ब्रेकर के तौर पे लिया गया। आपका करियर अपलिफ्ट हुआ इन्हीं नामालूम अफराद की वजह से। आपको ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू मिला इन्हीं नामालूम अफराद की इंगेजमेंट की वजह से। आप यकीनन ये कहेंगे यहाँ पर कि वो तो मुझे कि उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने आपको ये इंटरव्यू दिलवाया था मुल्ला उमर के थ्रू। बट आप जानते हैं कि जिनके थ्रू ये करवाया गया था, जो उस वक़्त के वज़ीर दाखिला थे, वो भी इन्हीं नामालूम अफराद में से थे। और ये पूरा सेटअप भी इन्हीं नामालूम अफराद ने ही बनाकर आपको दिया, आपको वहाँ तक ट्रांसपोर्ट करवाया गया। ये सब कुछ भी इन्हीं नामालूम अफराद की वजह से हुआ। और उसी इंटरव्यू के बाद आपका कद बहुत ऊंचा हुआ, और अल्लाह ताला इसको मज़ीद ऊंचा रखे। हमारी दुआएं हैं आपके साथ, आप हमारे ही पेटी भाई हैं, हम आपके लिए नेक तमन्नाएं रखते हैं। लेकिन जब आप ये बातें करते हैं कि आप इन लोगों को टारगेट करते हैं और आप इन लोगों को बदतरीन किस्म का टारगेट करते हैं, तो ये याद रखिएगा कि आप सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ भी हैं। मीर साहब, अगर आपका किसी शख्स के साथ कोई इख्तलाफ है तो शख्सी बुनियादों पे उस शख्स का नाम लें। आप इतने ताकतवर बनते हैं, आप इतने वोकल होते हैं, आप इतना खुलकर बात करते हैं, इतनी धुआंधार तकरीर करते हैं, तो आप नाम क्यों नहीं लेते? आप नाम लेना। आपको जिस शख्स से प्रॉब्लम है आप उसका नाम लें, आप नाम लेके उसको मुखातिब करें। अगर ये शख्सी मुलाकात है, अगर ये शख्सी तकलीफ़ है, अगर ये शख्सी इंटरेक्शन है, तो दो शख्स आपस में बैठ के इस डिस्प्यूट को हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक शख्स का नाम नहीं लेते तो आप पूरे इदारे को मलाइन करते हैं। जब आप एक शख्स का नाम नहीं लेते तो आप पूरे इदारे की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं, और ना सिर्फ दूसरे इदारे की बल्कि अपने इदारे की भी। जब आप नेशनल प्रेस क्लब में खड़े होकर, इस्लामाबाद प्रेस क्लब में खड़े होकर दीगर जर्नलिस्ट को अपने पीछे खड़ा करके एक बयानिया देते हैं, तो वो नैरेटिव पूरे मीडिया इंडस्ट्री का नैरेटिव बन जाता है। यानी आप एक वक्त में दो इदारों को आपस में लड़ा रहे हैं, एक वक्त में दो इदारों का आपस में तसादुम करवा रहे हैं। मीडिया पूरा ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, मीडिया का पूरा ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है जैसे आप कह रहे हैं। इदारे को मलाइन करेंगे, पूरे इदारे को स्पॉटलाइट में लेके आएंगे, तो ऐसा फील होगा जैसे पूरा इदारा सारे काम छोड़कर, दीगर मामला छोड़कर, पूरे डिफेंस को छोड़ के, पूरी सिक्योरिटी को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ
मीडिया क्रबिंग पे इन्वॉल्व हुआ है और यूं आप दो इदारों का बीच में तसादुम कराएंगे। फिर आपने बड़े ही जोश के साथ कहा कि ये लोग इसराइल पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये लोग हिंदुस्तान पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये लोग अमरीकी पॉलिसीज़ में इन्वॉल्व हैं। कई ऐसे ट्विटर पैगामात भी मैं देख रहा हूँ जिसमें साफ लिखा जा रहा है, साफ कहा जा रहा है, जिसमें आप ये बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, या आपके दीगर अहबाब ये बयान कर रहे हैं कि जनाब ये तो टोटली हिंदुस्तान और इसराइल और अमरीका की पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं और हमें बुला के कहते हैं कि हम इसराइल की पॉलिसियों को सपोर्ट करें। आप इतने संगीन इल्ज़ामात जब लगाते हैं तो ये भी तो मुलाज़ा फरमाएं। और पाकिस्तान के मशहूर टीवी पत्रकार और जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव एडिटर हामिद मीर को कराची में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया है। हामिद मीर कराची एयरपोर्ट से जियो न्यूज़ के दफ्तर जा रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल पर सवार आए युवक ने 4 अपराधियों ने बताया जा रहा है कि उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। फिलहाल हामिद मीर का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां वो खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। हमलावरों की तलाश में छानबीन तेज कर दी गई है। हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि पहली बार हामिद मीर पर इस तरह का हमला हुआ है। इससे पहले भी जानलेवा हमले की कोशिश की जा चुकी है हामिद मीर पर। और कराची एयरपोर्ट से ये अस्पताल की आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल हालांकि बताया जा रहा है कि वो खतरे से बाहर हैं। 4 गोलियां उन्हें लगी हैं, जिनमें से 2 निकाल दिया गया है। इस वीडियो में एक पूरी स्टोरी कवर की गई है सिर्फ और सिर्फ आपकी अटैक के ऊपर। ये इतना बड़ा मामला तो शायद पाकिस्तान में था, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया को इतनी बड़ी कवरेज देने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये पूरा का पूरा इंटरनेशनल मीडिया इतनी बड़ी कवरेज क्यों दे रहा है? इसकी भी तो कोई रीज़न होनी चाहिए। आप पाकिस्तान के एक पोश तरीन इलाके में, एक पोश तरीन सेक्टर में रहते हैं, इतने बड़े से घर में रहते हैं, TX प्राडो आपके पास है, दीगर गाड़ियां आपके पास है, आपके अपने सिविल गार्ड्स आपके पास हैं, आपके बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर मुल्कों में जाते हैं, आपके बच्चों की शादियों पे यही नामालूम अफराद उनकी जीनत बनते हैं, आपको इज़्ज़त देते हैं। इतना सब कुछ एक जर्नलिस्ट के पास कैसे आता है? फिर ये तस्वीर क्या कहती है? दीगर तस्वीरें भी ऐसी हैं जो बताती हैं कि इस इदारे की वजह से हमारी तौकीर है, इस इदारे की वजह से हमारी हिफाजत है, इस इदारे की वजह से हमारी अज़मत है और यही इदारा हमें सुकून की नींद देता है। ये बहुत बड़ी बात है। शायद आप किसी ग़ुलाम कंट्री में पैदा होते, किसी ग़ुलामों के पास पैदा होते, ग़ुलामों की ग़ुलामी कर रहे होते तो आपको इस चीज़ का एहसास होता। कश्मीर के नौजवानों से पूछें, फ़लस्तीन में बरसती हुई गोलियों से पूछें कि ऐसे इदारों की होती है, ऐसे इदारों की क्या अज़मत होती है, ऐसे इदारों की क्या अहमियत होती है। तो इन इदारों की अहमियत को एहसास करें। शख्सी लड़ाई में किसी शख्स का नाम ज़रूर लें, लेकिन इदारों को, चाहे वो मीडिया का है, चाहे वो कोई भी है, उन्हें आपस में तसादुम की सिचुएशन में ना डालें। और जाते हुए आपके आखिरी ट्विटर पैगाम जो आपने कुछ देर पहले अपने प्रोफाइल में डाला, वो ट्विटर पैगाम पे भी मैं आपको बता दूं कि हर कोई शख्स पाकिस्तान का गयूर नौजवान जो है वो 50-55 हज़ार का भूखा नहीं है। वो 50-55 हज़ार इस इदारे से लेकर आपके ख़िलाफ़ या किसी के ख़िलाफ़ लिखेगा नहीं, वो हमेशा लिखेगा अपने ज़मीर की आवाज़ से। मुझे तो कोई 55-50 हज़ार रुपये नहीं मिले और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा अपना कारोबार माशाल्लाह बहुत है और मैं उसमें ख़ुद कफ़ील हूँ। मेरा अपना जर्नलिज़म का एक ताल्लुक़ है जो कि बेहतरीन है। मैं आप जैसा बड़ा जर्नलिस्ट तो नहीं हूँ, आप जैसा बड़ा एंकर तो नहीं हूँ, एक छोटा सा एंकर हूँ, एक छोटा सा जर्नलिस्ट हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है, मुझे लिफाफों की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर अपने मुल्क की तौक़ीर और अपने मुल्क की इज़्ज़त और अपने मुल्क के इदारों की बका के लिए बात करूँगा तो मेरा मुल्क का हर एक नौजवान मेरे साथ उसके लिए खड़ा होगा, क्योंकि मैं अपने मुल्क की हिफाजत, अपने मुल्क की तौक़ीर, अपने मुल्क की इज़्ज़त की बात कर रहा हूँ।